मनोज तिवारी को पूर्वांचल के डॉन से धमकी मिली और मदद मांगने के लिए वो सिवान पहुंच गए। ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए शहाबुद्दीन पुलिस का जुडिशियल कस्टडी तोड़कर स्टेडियम में पहुंच गए। कल तक जो डॉन धमकी दे रहा था, आज वो उसके वेलकम में खड़ा हो गया। कहते हैं कि जब कोई सत्ता से बड़ा हो जाए ना, तो उसका असर दूर दूर तक दिखता है। शहाबुद्दीन के दौर में सिवान की फिजा में भी कुछ ऐसी ही कहानी गूंजती थी। उनके जलवे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जो मनोज तिवारी बीजेपी के स्टार प्रचारक और सांसद हैं, वे भी कभी शहाबुद्दीन की सभाओं में मंच से उनके लिए विजय गीत गाया करते थे। न सिर्फ गीत गाते थे, बल्कि कहानी भी सुनाते थे कि कैसे शहाबुद्दीन ने उन्हें एक बार बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकाला था। उस दौर में शहाबुद्दीन का जलवा ही ऐसा था कि भोजपुरी सिनेमा का कोई भी सुपरस्टार उनके समर्थन में गीत गाने से नहीं हिचकता था। राजनीति, अपराध और बाहुबल का ऐसा गठजोड़ कम ही देखने को मिलता है और शहाबुद्दीन इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। तो मनोज तिवारी जो दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे और अभी दिल्ली से ही बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद है, अब ये तो आपको पता ही है। लेकिन सबसे पहले मनोज तिवारी भोजपुरी के गायक थे, बाद में सुपरहिट गायक हुए। ही हंस देले रिंकिया के पापा आज भी उनका सुपरहिट गाना है। इस गाने पर तो कई बार बवाल भी होता है, चुनाव में खेल भी होता है। बाद में वो भोजपुरी के फिल्मों में एक्टर भी बने, वो भी सुपरहिट एक्टर। तो उन दिनों वो अपना पूरा नाम जो है ना, मनोज तिवारी मृदुल बताया करते थे। और जैसा कि अक्सर आप चुनाव के दौरान देखते हैं कि जब बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं ना, तो उनके प्रचार में हीरो हीरोइन भी होते हैं। और मनोज तिवारी तो नेता अब बने हैं, जब वो कला के क्षेत्र में थे तो उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया ही होगा। बाकी उनके एक चुनाव प्रचार की कहानी जो मैंने सुनी है, उसका कनेक्शन सीधे सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन से जुड़ता है। जी हाँ, मनोज तिवारी मृदुल कभी खुद शहाबुद्दीन के लिए चुनाव प्रचार करते थे। जब शहाबुद्दीन सिवान में चुनाव लड़ा करते थे ना, तो मनोज तिवारी सिवान के लोगों के बीच में जाकर गाना गाया करते थे, शहाबुद्दीन को वोट देने की अपील किया करते थे और साथ में ये भी कहा करते थे और वादा करते थे कि अगर आप लोग शहाबुद्दीन को चुनाव में जितवा दीजिएगा, उनको वोट दीजिएगा, तो हम फिर से वापस आएंगे सिवान में और आप लोगों के लिए गाना गाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि शहाबुद्दीन का सिवान में रिकॉर्ड रहा कि वो कभी चुनाव हारे ही नहीं। तो उनके जीत के बाद मनोज तिवारी को अपना वादा पूरा करने के लिए वापस सिवान आना पड़ा। सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में उनका कार्यक्रम रखा गया था, जहां मनोज तिवारी शहाबुद्दीन की जीत को दिखाते हुए गाना गा रहे थे। कहते तो ये भी हैं कि मनोज तिवारी शहाबुद्दीन से पैसा भी नहीं मांगते थे। तो उस रात जब मनोज तिवारी स्टेज पर थे ना, राजेंद्र स्टेडियम में, तब वो स्टेडियम एकदम खचाखच भरा हुआ था। सुपरस्टार मनोज तिवारी आए थे। उस भीड़ में बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उस भीड़ में कहीं भी शहाबुद्दीन नजर नहीं आ रहे थे, जिनके लिए विजय गीत गाया जा रहा था। अब वो वहां नहीं थे क्योंकि वो किसी मामले में पुलिस के जुडिशियल कस्टडी में अस्पताल में थे। अब जुडिशियल कस्टडी में तो लोग जेल में होते हैं, वो अस्पताल में क्यों थे? तो शहाबुद्दीन के लिए अस्पताल को ही जेल बना दिया जाता था। ये कहानी तो कई बार आप सुन चुके हैं। तो उस रात स्टेडियम में मौजूद भीड़ की मांग थी कि शहाबुद्दीन भी वहां पहुंचे, लेकिन वो तो पुलिस के गिरफ्त में थे। लेकिन भला शहाबुद्दीन को कोई रोक सकता था? उन्होंने पुलिस के जुडिशियल कस्टडी को ठेंगा दिखाते हुए, उनके नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पहुंच गए सिवान के उसी राजेंद्र स्टेडियम में, जहां मनोज तिवारी का प्रोग्राम चल रहा था। देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। पुलिस के जुडिशियल कस्टडी को तोड़कर आए शहाबुद्दीन के अगल बगल में बिहार सरकार के कई मंत्री भी स्टेज पर मौजूद थे। मनोज तिवारी उनके फरमाइश पर एक से एक भोजपुरी गाना गा रहे थे। अरे नदमा गांव के एक सबके दीवाना। गानों में कभी मुजफ्फरपुर से कुछ मंगवाया जा रहा था, तो कभी गोपालगंज से कुछ मंगवाया जा रहा था। बिहार के गानों में, भोजपुरी गानों में ऐसा होता रहता है कि दरभंगा से ये ले आए, मुजफ्फरपुर से ये ले आए, छपरा से ये ले आए, सिवान से वो ले आए। गाना सब चल ही रहा था। इसी बीच में एक लड़का क्या किया, जिसके हाथ में एक पोस्टर था, वो कूदते फांदते हुए स्टेज पर जा पहुंचा। जब वो पोस्टर बॉय स्टेज पर चढ़ा तो उसको देखकर शहाबुद्दीन थोड़ा गुस्सा हो गए, झिड़कने भी लगे कि काहे स्टेज पर चढ़ रहा है, रोको इसको।
लेकिन वो जो पोस्टर बॉय था उसके हाथ में शहाबुद्दीन की ही तस्वीर थी। मनोज तिवारी ने देखा तो उसके पास जाकर पहले उस लड़के को गले लगा लिया और इसके बाद उस लड़के के हाथ में जो तस्वीर थी यानी शहाबुद्दीन की तस्वीर, उसे दिखाते हुए मनोज तिवारी ने उसका महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। कहा कि शहाबुद्दीन का दबदबा दिखाने के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी नहीं है, बल्कि उनके नाम में ही इतना ताकत है कि बिहार से लेकर यूपी तक लोगों के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। उन्होंने सीवान के लोगों को यकीन दिलाते हुए अपनी वो कहानी बतानी शुरू की जहां शहाबुद्दीन के वजह से उनकी जान बची थी, यानी कि मनोज तिवारी की जान। उन्होंने अपनी पुरानी कहानी बताते हुए कहा कि मैं महादेव की नगरी बनारस का रहने वाला हूं। कुछ दिन पहले बनारस के ही एक डॉन ने मुझे धमकी दी थी। मैं डर गया था, घर से निकलना तक कम कर दिया। मुझे तो लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, खौफ इतना था। लेकिन फिर मेरे एक मित्र मुर्तजा अली ने मेरी समस्या सुनी और मुझे शहाबुद्दीन से मिलवाया। मैं सिवान आकर उनसे मिला और अपनी पूरी समस्या बताई। मनोज तिवारी की इतनी बात सुन स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। सब लोग बड़े ध्यान से मनोज तिवारी की बात जो है ना वो सुनने लगे। असल में वो ये सुन रहे थे ना कि जब कोई गुंडा एक सुपरस्टार के पीछे पड़ गया तो उन्हें बचाने के लिए उनके साहब, उनके सिवान के सुल्तान ने क्या किया। तो फिर आगे मनोज तिवारी ने बताया कि जब मैं शहाबुद्दीन से मिलकर बनारस वापस लौटा तो धमकी देने वाला पूर्वांचल का वो डॉन मेरे वेलकम में खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप शहाबुद्दीन को जानते हैं, उनसे आपकी इतनी नजदीकी है, वो आपको इतना मानते हैं, और जब शहाबुद्दीन ही आपके साथ है तो आपको हमसे कैसा डर। ऐसे में तो अब आपकी सिक्योरिटी हम सब की जिम्मेदारी है। अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शहाबुद्दीन की दबदबे की कहानी सुन लोग मस्त हो गए कि पूर्वांचल का जो डॉन धमकी दे रहा था वो बिहारी बाहुबली शहाबुद्दीन के नाम से ही वेलकम में खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही और मनोज तिवारी का ऑर्केस्ट्रा जो है उनका जो प्रोग्राम था वो चलता रहा। हालांकि सिवान में मनोज तिवारी का ये कोई पहला और आखिरी इवेंट नहीं था। एक और ऐसी ही कहानी है जिसमें शहाबुद्दीन का नाम जुड़ता है। हुआ क्या, मनोज तिवारी के जिस मित्र ने उन्हें शहाबुद्दीन से मिलवाया ना, यानी कि मुर्तजा अली ने, उन्होंने ही सिवान में एक पेट्रोल पंप भी खोला और उसके उद्घाटन के लिए मनोज तिवारी को ही बुलाया। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि उन दिनों मनोज तिवारी अपने नाम में मृदुल भी लिखा करते थे। तो शहर में पेट्रोल पंप का उद्घाटन था। शहाबुद्दीन समेत शहर के और भी लोग निमंत्रित थे, जिसमें शहाबुद्दीन के दोस्त अजय तिवारी और उनके बड़े भाई सुधाकर तिवारी भी शामिल थे। और चूंकि अजय तिवारी शहाबुद्दीन के दोस्त थे तो वो सुधाकर तिवारी को अपना बड़ा भाई मानते थे। इसी नाते सुधाकर तिवारी जो थे ना, उनकी हैसियत उन गिने चुने लोगों में थी जो शहाबुद्दीन को सीधा सीधा ये कहने की हिम्मत रखते थे कि ऐ शहाबुद्दीन जरा इधर सुना तो, मतलब कि वो शहाबुद्दीन को बुला रहे थे। अब भला कोई एक डॉन को स्टोन में बुला सकता था, कुछ कह सकता था, लेकिन शहाबुद्दीन ने उनको बड़े भाई का दर्जा दिया। सो ऐसा था। तो हुआ क्या, जब शहर में मनोज तिवारी का प्रोग्राम चल रहा था ना, कि पेट्रोल पंप के उद्घाटन में जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें मनोज तिवारी मृदुल आएंगे, तो यही सुधाकर तिवारी जो है ना, प्रचार को सुन के मनोज तिवारी के नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर गए और मनोज तिवारी के पूरे नाम को दो नाम समझ बैठे और मन ही मन मानने लगे कि कार्यक्रम में मनोज तिवारी के साथ मृदुला नाम की कोई भोजपुरी एक्ट्रेस भी आएगी। और तो और वो शहाबुद्दीन से पूछ भी बैठे, शहाबुद्दीन ये बतावा वो भी आ रही है ना। शहाबुद्दीन बोले कौन, वो भी कौन? तो सुधाकर तिवारी ने कहा अरे वही मृदुला हीरोइन। कहते हैं जब शहाबुद्दीन को यह पता चला ना कि सुधाकर तिवारी मृदुल को मृदुला समझ रहे हैं तो खूब हंसे। और आगे भी जब कभी अपने दोस्त के बड़े भाई की चुटकी लेनी होती थी तो उन्हें वो वही मृदुला वाला किस्सा याद दिलाते और खूब हंसते। एक तरह से दोस्त में चिढ़ाते हैं ना कि तुम लड़का को लड़की समझ लिए थे, कुछ ऐसा था। तो मनोज तिवारी और शहाबुद्दीन से जुड़ी ये दो कहानी थी जो मैंने आज आपको सुनाई। आज की कहानी सिवान के उन लोगों के डिमांड पर लेकर आया हूं जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं हमेशा उनके साहब का बुरा काम ही गिनवाता हूं। अब चैनल क्राइम की कहानी का है तो मैं राजनीतिक गुणगान तो नहीं कर सकता, लेकिन आज की कहानी में शायद शहाबुद्दीन का कोई बुरा काम नहीं है,
लेकिन दबदबे की एक कहानी है। कभी ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए जुडिशियल कस्टडी को तोड़कर स्टेडियम में पहुंच गए, तो कभी बिहार में बैठे बैठे पूर्वांचल के डॉन को शांत कर देते थे। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, ताकि जब कभी हम कुछ नया लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपके लिए यूं ही क्राइम की कहानियां लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।